हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वीकली साइंस सेक्शन के मॉक टेस्ट से पार्ट 3। इससे पहले आंसर की दी जा चुकी है और अगर आप लोग डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने आंसर की के हिसाब से जो मार्क्स आए हैं वो ग्रुप में शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले वो जाके कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा कि इनमें से कहाँ पे चुंबक का यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें ये नहीं पूछा कि चुंबक से कौन सा अट्रैक्ट हो जाएगा, उसका यूज एप्लीकेशन शर्ट के बटन में कोई काम नहीं है, पेचकस स्क्रू ड्राइवर में कोई काम नहीं है, कैन ओपनर कोई काम नहीं है, वो लीवर है सिंपल। डोर स्टॉपर वहां पे अगर आप मैग्नेट लगा लेंगे और दरवाजा आपका अगर लोहे का रहेगा या फिर उसका कोई पार्ट तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। डी, जब हम किसी चुंबक को बार बार हथौड़े से मारते हैं तो क्या हो जाता है उसका, वो अपनी चुंबकीय शक्ति खोने लगता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। बी, फ्री टर्निंग मैग्नेट, ये मैग्नेट है रस्सी से आपने लटका दिया तो उसके पोल की डायरेक्शन कौन कौन सी होगी, इट विल ऑलवेज रेस्ट इन, तो नॉर्थ साउथ। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईस्ट वेस्ट पोल होने लगे किसी मैग्नेट के, नॉर्थ साउथ। ए, चौथे नंबर में आपसे पूछा है कि मैग्नेट यानी चुंबक का यूज आप क्या आपस में अलग करने को यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज आपको ऐसी चाहिए होगी जो चुंबक से अट्रैक्ट हो जाए, उसकी तरफ चली जाए और दूसरा ना जाए। रबर बैंड फ्रॉम द पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम, रबर बैंड भी मैग्नेट को आकर्षित नहीं करेगा, एल्यूमिनियम भी नहीं, ऐसे ही कॉपर भी नहीं और मोती भी नहीं। स्टील के टुकड़े से मतलब उनको रेत से अलग कर देना, ये हो जाएगा, रेत तो वैसे का वैसा ही रहेगा, स्टील के टुकड़े मैग्नेट की तरफ चले जाएंगे। सी यहां से करेक्ट है। 5 नंबर में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रकार का है, तो ये एक टेम्परेरी है, उसमें जब तक करंट जा रहा है तब तक वो मैग्नेट है, इसके बाद नहीं रहेगा। सी, अस्थाई चुंबक। मैग्नेट किस किस से बना हो सकता है, स्टील से और आयरन से, उन्हीं से बनेगा जिनको वो अट्रैक्ट करेगा। ए और डी। बी, इनमें से किसी एक से बना सकते हैं। पानी का कोई जहाज जा रहा है, वो किस तरफ जाएगा, कौन सी उसकी डायरेक्शन होगी, कैसे आपको पता चलेगा, तो कंपस से। डी, एंकर मतलब लंगड़, जहाज को फिक्स करने के लिए एक पोजीशन पे। स्पीडोमीटर पता है, स्पीड नापते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापते हैं, हीट नहीं। कई बार थर्मामीटर के सामने हीट लिखा रहता है और हम लोग उसको टिक कर देते हैं, ये गलती नहीं करना है। 8 नंबर में अगर हम बात करें, चुंबक की सहायता से कौन सी चीज नहीं उठाई जा सकती, हेयर पिन उठाई जा सकती है, लोहे की बनी होती है या फिर स्टील की। पेपर की क्लिप सिमिलरली ये भी लोहे या स्टील की। एल्यूमिनियम अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से, वो नहीं उठ पाएगा। सी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मैग्नेट में कन्वर्ट की जा सकती है, तो वही चीज होगी जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है और वो रेजर है, स्टील का या लोहे का। डी, इरेजर यानी जो पेंसिल को मिटाती है, रबड़ वो नहीं, पत्ती भी नहीं और प्लास्टिक का स्केल भी नहीं जो बच्चों को दिया जाता है। 10 नंबर में यह है कि मैग्नेट यानी चुंबक किसको अट्रैक्ट कर लेगा, स्टील को कर लेगा, पहले ही ऑप्शन में हमें मिल गया। 11 नंबर में बताइए, ये जो मैग्नेट है एक दूसरे के पास लाए जा रहे हैं तो क्या होगा इनका, ये साउथ पोल और ये भी साउथ पोल, तो सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ होता तो अट्रैक्ट हो जाता, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। बी। उसके बाद बात करें 12 नंबर में, ये जो चुंबक से बनी रॉड है, कौन से ऐसे पार्ट में सबसे कम मैग्नेटिज्म मिलेगा, सबसे कम फोर्स, तो बी में। बार मैग्नेट टाइप का ये दिख रहा है, इसके सेंटर में मैग्नेटिज्म 0 है, तो ऑप्शन बी। उसके बाद ये जो स्क्रू ड्राइवर आपको दिख रहा है, इसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो मैग्नेट नहीं बन पाएगा, तो ये बिकॉज ये प्लास्टिक का बना है। डी। 14 नंबर बात करें हम, तो ये जो बार मैग्नेट है इसके कौन से ऐसे पार्ट में सबसे ज्यादा मजबूत अट्रैक्शन मिलेगा। ए, बिकॉज यहां से सबसे जल्दी चीजें अट्रैक्ट हो जाएंगी, अगर आपने कभी फील किया हो। ए, जहां की जैसे जैसे पीछे जाइएगा मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा और सेंटर पे हो जाएगा 0।
15 नंबर में 4 मैग्नेट हैं, बताइए कहाँ पे अट्रैक्शन पॉसिबल है। ये नॉर्थ से नॉर्थ रिपल्शन है, गलत है। साउथ से साउथ रिपेल कर जाएंगे, गलत है। ये साउथ से साउथ गलत है। साउथ से नॉर्थ यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, डी। ये 16 नंबर बताइए पानी का सबसे शुद्ध फॉर्म जो नेचर में एग्जिस्ट करे, ये है रेन वाटर, सी। अलग अलग एग्जाम पेपर्स में कितनी बार ये सवाल रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। 16 का सी। उसके बाद 17 नंबर में अगर हम बात करें तो कंडेंसेशन यानी गैस लिक्विड बन जाए, ऐसा होता है संघनन यानी कंडेंसेशन में। शीशे के ऊपर सांस छोड़ना, सर्दियों में आपने कई बार देखा होगा, सांस गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वहां पे पानी की बूंद आ जाती हैं, तो हो गया ना गैस से लिक्विड, तो यहाँ पे पॉसिबल है। पानी को गर्म करना खुले बीकर में, वहां से तो पानी भाप बन जाएगा ना, लिक्विड से गैस बन जाएगा, ये नहीं चाहिए। मेज पर एक गिलास बर्फ रखकर अगर आप भूल गए, थोड़ी देर बाद आएंगे, पिघल जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, ये सही है। अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए, पानी का जो गिलास है उसके बाहर बूंदें आ जाएंगी, यानी आसपास का जो वेपर था वो लिक्विड बन गया, बस यही तो होता है कंडेंसेशन में। 1 और 3 करेक्ट है, बाकी मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि एक बार में सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, 1 और 3, ए एंड सी, सी। एक ऐसा प्रोसेस जिससे रेन वाटर बर्फ में बदल जाए, यानी पानी लिक्विड फॉर्म में है वो सॉलिड बन जाए, इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग यानी बर्फीकरण, डी, जम जाना। उसके बाद 19 नंबर में एवोपरेशन, एवोपरेशन मतलब किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का गैसियस बन जाना, इसी को एवोपरेशन बोलते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, सही बात है। हमको नॉट ट्रू यानी कि गलत वाला मार्क करना है। क्या एवोपरेशन तभी पॉसिबल है जब सूर्य निकला हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेट भले ही डाउन हो जाता है लेकिन कपड़े सूखते तो बरसात में भी हैं, ये गलत है, बी। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी जब हवा चलती है तो एवोपरेशन तेज हो जाता है, मान लीजिए लू चल रही है तो उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 100 डिग्री पर पानी सबसे तेज एवोपरेट होता है बिकॉज वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी बात सही है। नेचर के अंदर सबसे इम्प्योर यानी सबसे अशुद्ध जल किसका होता है, तो ये होता है समुद्र का, डी, बिकॉज एक तो उसमें नमक है और ऊपर से वहां पे जीव जंतु बहुत रहते हैं। 21 नंबर में हमारे पास 4 रुमाल हैं, सेम साइज के हैं, मतलब 4 बाई 4 अगर एरिया है, स्क्वायर शेप का है तो सारे उतने के हैं। सेम मटेरियल, कॉटन का अगर एक है तो सभी उसी के हैं। सबको धोया और उसके बाद सूखने के लिए फैला दिया 4 अलग अलग जगहों में, सूर्य की रोशनी के नीचे, बालकनी में, बाथरूम में, पेड़ के नीचे। बताइए कौन सा रुमाल सबसे कम टाइम में सूख जाएगा, तो जिसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा विंड वाली कंडीशन और सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा मिलेगा वही सूखेगा, यानी सूरज की रोशनी के नीचे, सिंपल है, ए। उसके बाद 22 नंबर अगर हम बात करें, एक प्लेट में पानी लिया और खिड़की के पास रख के अपन भूल गए, कुछ देर बाद जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही होगा, पानी वहां से गायब हो जाएगा, बिकॉज पानी क्या बन चुका है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, बी। अब इसमें स्टीम टिक मत करिएगा, वेपर और स्टीम में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टीम गर्म होता है जबकि वेपर गर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। 23 है कि बादलों के बारे में अपना अपना कमेंट देते समय 4 में से एक स्टूडेंट ने गलत बात कर दी, कौन है वो स्टूडेंट। बादल चल सकते हैं, एक ने बोला बिल्कुल चल सकते हैं, हमने देखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठंडी हवा से बादल बनते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पानी एवापोरेट होके ऊपर जाता है, उसके बाद वो बादल बन जाते हैं आराम से। ठंडी हवा से मतलब नहीं है, पानी जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक नहीं बनेंगे, ये गलत बात है। तो दूसरे स्टूडेंट ने बोला यानी बी ने। बाकी तीसरा क्यों सही है, क्योंकि बादलों से बारिश होती है, सही बात है, वाटर साइकिल का पार्ट है, बिकॉज पानी धरती पे आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वाटर साइकिल का, इस वजह से सही। 24 नंबर में है, ये कोई पौधा है, उसकी पत्तियों में जो स्टोमेटा है वहां से पानी बाहर निकल जाता है, गैसियस फॉर्म में उड़ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, डी।
25 नंबर में कंडेंसेशन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं ये बताइए। तो पहला है कि कोई गिलास है उसकी बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आ जाना, इसका एक्सप्लेनेशन अभी दे चुके हैं। आसपास जो गैस है ह्यूमिडिटी उसको सीधे सीधे पानी बना देना, सही है एकदम, ये होता है। उसके बाद गीले कपड़े में प्रेस मारते समय वहाँ से भाप निकलना, तो कंडेंसेशन थोड़ी ना है, एवोपरेशन है, पानी ऊपर जा रहा है ना कि नीचे आ रहा है। या फिर ऐसे समझिए पानी हमसे दूर जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है, ये गलत है। अगर आप किसी गीले कपड़े से ब्लैक बोर्ड को साफ करते हो तो वहाँ से सूख जाता है वो, मतलब पानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड नहीं रहा, ये गलत। फॉग अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, सर्दी के टाइम पे सुबह सुबह कोहरा दिखता है तो कंडेंसेशन की वजह से है। बादल अपनी रिस्पेक्टिव हाइट से बहुत नीचे आ जाते हैं, इस वजह से बादल ही बादल दिखते हैं। 1 और 4 ए एंड डी सी। समुद्र का पानी जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा नमक होता है उसमें, वो प्योर वाटर में, प्योर वाटर नेचर में, इन नेचर इन्होंने बोला हुआ है, नेचर में प्योर वाटर कौन सा होता है, रेन। तो कुल मिला के समुद्र में बारिश कैसे होती है, ये वाटर साइकिल का, जल चक्र का हिस्सा है, अपने आप हो जाती है, सी। बाकी यहाँ पे नेचर शब्द जैसे ही आपने पकड़ा आप तुरंत समझ गए कि जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है उसको हटा दीजिए। उबालने के लिए हमारे एफर्ट लगते हैं, ये गया। क्लोरीन भी हमें ही ऐड करना पड़ता है, ये गया। जल संयंत्र में भी ह्यूमन रिसोर्सेस काम करता है, ये गया। जो कंडेंसेशन है वो किसका रिवर्स है भाई, कंडेंसेशन में पानी हमें मिलता है गैस से लिक्विड मिलता है, जबकि एवोपरेशन में अगर हम बात करें तो लिक्विड से गैस मिलता है। कहाँ गैस से लिक्विड, कहाँ लिक्विड से गैस, उल्टा हुआ कि नहीं, एवोपरेशन ए। 28 नंबर अगर हम देखें तो वाटर साइकिल, जल चक्र के दौरान समुद्र का पानी जिसमें बहुत ज़्यादा नमक और केमिकल मिला रहता है क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है आजकल, तो वो प्योर वाटर जब बन जाता है ना तो पानी में कौन सा चेंज होता है, केमिकल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पानी पहले था, पानी अभी भी है, नया प्रोडक्ट नहीं बना। फिजिकल चेंज होगा बिकॉज पहले पानी अशुद्ध था, अभी वो पीने लायक हो गया। तो पानी तो है अपने पास लेकिन उसकी अवस्था बदल गई, बी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ चेंज नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं कि हमको वैसे का वैसा पानी मिल गया, कुछ चेंज तो हुआ ही है। 29 नंबर अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त के महीने में जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमिड डे के अंदर, एसी कार या फिर कह लीजिए घर से अगर आप निकलते हैं तो आपके चश्मे पर पानी की हल्की हल्की बूंदें आ जाती हैं। ऐसा होता है कंडेंसेशन की वजह से, क्योंकि पानी की बूंद लिक्विड है। आस पास जो ह्यूमिडिटी है गैसियस फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, वो लिक्विड होकर चश्मे में चिपक गया, कंडेंसेशन डी। 30 नंबर में अगर हम देखें तो जब भी बारिश के पानी को ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया जाता है पर्कुलेशन पिट बना करके, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सी। 31 नंबर में अगर हम बात करें तो गैस के कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, मतलब कौन कौन सी गैसें हैं कुल मिला के जो कि दोनों मिला के करीब 99% बना देती हैं पूरी की पूरी एयर का। तो 78 तो सभी को मालूम है नाइट्रोजन है, बाकी का 21 ऑक्सीजन हो गया, तो बस 99 यही कंप्लीट हो गया, ए एंड डी, ऑप्शन भी डी। 32 नंबर अगर हम बात करें तो जो केचुए होते हैं अपनी मिट्टी से कौन से मौसम में बाहर निकलते हैं, तो जब ज़्यादा बारिश होती है तभी निकलते हैं, सी। ह्यूमन बींग्स यानी जो हम लोग हैं वो पौधों के ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ के लिए निर्भर नहीं रह सकते हैं, वो उन्हें कहीं और ही से मिलती है। खाने के पीछे रह सकते हैं, फसल उगाते हैं, लकड़ी से फ्यूल बनाते हैं और भी चीज़ें। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमको अलग से कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग सीधे सीधे छोड़ते हैं उसको। बाकी ऑक्सीजन के लिए तो डिपेंड है ही है, सी। किसी स्पंज में हवा भरी है, भाई ये बात कैसे पता चलेगी, सबसे पहले स्पंज को पानी में डालिए और उसके बाद उसको वहीं निचोड़ दीजिए, अगर उससे पानी बाहर आता है तो मतलब अंदर हवा बाकी है। स्क्वीज द स्पंज इन वाटर, डी। 35 नंबर में आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इनमें से
ये ग्लास में ऐसे हवा भरी है तो हवा को बाहर निकालना है, तो बस इसको हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, हवा ऐसे बाहर निकलेगी एकदम स्पीड में और पानी में बुलबुले बनेंगे। तो कुल मिला के गिलास को हिलाना है बस, टिल्ट द ग्लास, सी। 36 नंबर में बात करें तो ऐसा कौन सा एयर का कंपोनेंट है, कौन सी ऐसी गैस है जिसे हम सांस में अंदर नहीं लेते हैं और अगर ले लिया तो नुकसानदायक है, बट ऑब्वियस है। तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो शरीर में ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, बेहोशी तक पहुंचा सकती है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड। 37 नंबर में अगर हम बात करें तो जो क्रॉप प्लांट्स हैं, जो फसलें हैं, वो हम लोगों के ऊपर किस चीज़ के लिए निर्भर नहीं है। खाद हम लोग देते हैं, चाहे भले नेचुरल दें मैन मेड दें, ऑक्सीजन के लिए नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ये लोग फोटोसिंथेसिस के कारण खुद ही छोड़ रहे हैं, बी। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग पे डिपेंडेंट हैं, बिकॉज इनको फोटोसिंथेसिस करना है जिसमें इनपुट के तौर पर CO2 चाहिए ही होता है। बाकी नाइट्रोजन NPK तो भाई फर्टिलाइजर से ही मिलता है जो हम लोग देते हैं। 38 नंबर में पूछा गया है कि दो टाइप की हवा है, एक है इंडस्ट्रियल सिटी जैसे कानपुर, दिल्ली, ये सब, और दूसरी है गांव की अपनी नॉर्मल हवा। तो इंडस्ट्री के ऊपर जो हवा बह रही है उसमें ऐसी कौन सी चीज ज्यादा है नॉर्मल एयर से, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, सी। और यही कारण है कि CO2 वैसे तो हानिकारक नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसके एमिशन में वृद्धि होती गई तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। एयर को क्या कहा जाता है, तो मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, बी। प्लांट को नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होती है, तो भाई प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे हम लोग को प्रोटीन चाहिए होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, इनको भी चाहिए होता है और ये इन्हें नाइट्रोजन से मिलता है, सी। 41 नंबर में अगर हम देखें तो कहा गया है कि गोताखोर, ये समुद्र यहाँ पे छुपे हुए हैं। अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे लाद के हुए ऐसे तैरते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे अंदर घुस जाते हैं। ऐसा ये लोग क्यों नहीं करते हैं बताइए, क्योंकि इनके पास मछलियों की तरीके गलफड़े या फिर गिल्स नहीं है, बी। जो साधारण हवा है उसका 1/5 यानी कि करीब 20% ये क्या है, ऑक्सीजन, डी। बिकॉज 21% है तो करीब करीब 20 ले सकते हैं इसको। 43 नंबर है रेस्पिरेशन, श्वसन। रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि जो भी भोजन पचा हुआ है उससे एनर्जी कैसे निकालना है, ये शरीर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर प्लांट के अंदर ये होना है तो कौन सी गैस चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज वो जो फूड बनाते हैं वो खुद भी तो लेते हैं तभी तो वो बढ़ते हैं, और ऐसे में इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, सी। तभी तो रात के टाइम पर आपको ऑक्सीजन एमिट होती हुई नहीं दिखाई पड़ती है पेड़ पौधों से, एक्सेप्ट बरगद। 44 नंबर अगर हम देखें तो किचन में काम करते हुए मान लीजिए किसी के कपड़ों ने आग पकड़ ली, तो उसके कपड़ों की आग को बुझाने के लिए किस चीज का बना हुआ कपड़ा आप उसके शरीर पर डालेंगे, ऊन का बना हुआ, बी। बिकॉज जो ऊन है वो आग को बढ़ने नहीं देगा, बाकी नाइलॉन और बढ़ा देगा, पॉलीथीन और पेरिलीन और ज्यादा आग को बढ़ा देंगे, घी का काम करेंगे। 45 में अगर हम देखें कोई एक्टिविटी है जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उसके लिए हमने ये किया, एक बर्तन लिया, इसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर X नाम का एक सब्सटेंस डाल दिया और हुआ ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, क्योंकि हम एक तरफ मोमबत्ती भी जलाए हुए हैं, वो इस पूरे मिक्सचर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। X मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, तो यह है कॉस्टिक सोडा, NaOH। धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। सोडा वाटर वही जो लहर का सोडा मिलता है पीने के लिए। उसके बाद 46 नंबर है कौन कौन सी चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं, तो जो बायोडिग्रेडेबल है उसी की रिसाइकलिंग पॉसिबल है, ध्यान रहे। यहां पे है पेपर, और तो यहां से हो जाएगा एक तो ग्लास, ग्लास रिसाइकिल हो सकता है,
पेपर भी रिसाइकिल हो सकता है। ये तो डेली ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा। ये जनरल स्टेटमेंट कि बायोडिग्रेडेबल जो है वो रिसाइकिल हो सकता है काफ़ी हद तक ट्रू है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे लकड़ी एक बार सड़ गई तो उसका कुछ नहीं हो सकता, पत्थर का तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता जल्दी, एक्सेप्ट संगमरमर और कुछ चीज़ें जिनसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो सकें। फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी। इनमें से कौन सा है जो रिसाइकिल नहीं किया जा सकता? तो यह है लकड़ी का स्टूल, क्योंकि लकड़ी एक बार बेकार हो गई तो उसका कुछ नहीं हो सकता फिर। 48 है कि रिसाइकिल करने के बाद न्यूज़पेपर का क्या बनाया जा सकता है? तो उसका कार्डबोर्ड बना सकते हैं बस, सी। 49 नंबर में ये लिखा हुआ है कि एक बार आपने कूड़ा इकट्ठा कर लिया तो उसको पन्नी में यानी पॉलीथिन में भर के ही रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए ये बताइए। पहला स्टेटमेंट है कि इससे जो दुर्गंध आती है कूड़े से वो कम हो जाएगी, सही बात है। इससे सफाई कर्मी का काम आसान हो जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि घर के बाहर कूड़े की पन्नी रखी रहेगी, वो उठाएगा और चल देगा, उसकी मेहनत बचेगी, सही है। सफाई कर्मी कूड़े के डिब्बे को तोड़ नहीं पाएगा, ये उनको अलाउ होता है क्या कूड़े के डिब्बे को तोड़ना? नहीं। प्रिवेंट दी मॉस्किटो, मच्छर क्या करेंगे पन्नी में कूड़े का? ऐसा तो है नहीं कि पन्नी को देख के दूर भागते हैं, भाई मॉर्टिन थोड़ी है। ये कटा, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी। वर्मी कंपोस्टिंग यानी कृमि से जो खाद बनती है कीड़े मकोड़ों से, किनका यूज करते हैं आप रेड वर्म्स यानी लाल कृमि का यूज करते हैं, बी। 51 है वर्मी कंपोस्ट कृमि को यूज करके जो खाद बनाई जाती है उसके लिए एक तो आप रेड वर्म का यूज करोगे ही, साथ में कुछ कूड़ा भी लगता है इसमें, तो कौन सा कूड़ा आप यूज नहीं कर सकते? तो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये बात हमेशा ट्रू रहेगी कि वर्मी कंपोस्ट बनाते समय रेड वर्म सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल पे ही काम करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल का वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बायोडिग्रेडेबल का सिंपल मतलब है कि थोड़े टाइम तक कचड़े को मिट्टी में दफन करके या फिर एक अच्छे से मीडियम में रख दो तो अपने आप वो इन्वायरमेंट से गायब हो जाएगा, दफन हो जाएगा या कुछ भी उसका हो जाएगा। यहाँ पे न्यूज़पेपर गायब हो जाएगा, कार्डबोर्ड, गाय का गोबर, सब कुछ, लेकिन लैमिनेटेड पेपर के ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है उसका नहीं कुछ हो सकता, उसके ऊपर खाद नहीं बनेगी। ए। रेड वर्म के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो अपने खाने को चबा सकते हैं, पीस सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? गिजार्ड, सी। ऐसा डस्टबिन जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल गार्बेज यानी कि न्यूज़पेपर, केले के छिलके ये सब डालते हैं, इसका रंग कैसा होता है? तो ग्रीन। क्यों ग्रीन? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल की प्रॉपर्टी सभी को पता है, वो अपने आप गायब हो जाता है इन्वायरमेंट से। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। क्लीन का सिंबल क्या है? ग्रीन, ऐसे याद किया जा सकता है, डी। ऐसे कौन सा कलर है डस्टबिन का जिसके अंदर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि कीबोर्ड, पन्नी ये सब रखते हैं? तो ये है ब्लू, सी। बिकॉज ब्लू ऐसा सिग्निफिकेंस है कि ये जल्दी नष्ट नहीं होता। ब्लू कलर भाई आसमान का है और आसमान कभी नष्ट नहीं होता। नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज भी नष्ट नहीं होता, तो बस रिलेट करके ब्लू। 55 नंबर है इनमें से कौन सा गार्बेज का कंपोनेंट है, कूड़े का कौन सा हिस्सा है जो ग्राउंड में दफनाने के बाद अपने आप सड़ जाएगा? तो पॉलीथीन बैग में ऐसा कुछ नहीं होगा और यही सही है क्योंकि नहीं सड़ेगा वो पूछा है, कैन नॉट बी रॉट। बाकी कॉटन, जूट, पेपर सब सड़ जाएंगे। 56 में ये है विच कैन रॉट यानी इस बार बताइए कौन सा सड़ जाएगा? तो चाय की पत्ती, ए। बाकी एल्युमिनियम की पन्नी, कांच की चूड़ियां और जंग लगे पाइप ये वैसे के वैसे डले रहेंगे दसियों साल। 57 नंबर है इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कूड़े को जला देते हैं ताकि अगर इतना कूड़ा है तो वो सिर्फ इतना सा रह जाए? इसको बोलते हैं भस्मीकरण या इंसिनरेशन, सी। उसके बाद बताइए 58 नंबर इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? पानी की बोतल नहीं है, साइंस की बुक है वो पेपर की बनी है, विच इज बायोडिग्रेडेबल, सही है।
बाकी डायमंड रिंग और खिड़की का जो ग्रिल होता है, जो लोहे का बना होता है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। 59 नंबर में इनमें से एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो कौन सा है? गोल्ड की पन्नी, सोने की, सी। बाकी लेदर की बेल्ट, गाय के कंडे और कार्डबोर्ड की सीट, ये तीनों ही गायब हो जाएंगे इन्वायरमेंट से एक ना एक दिन।